दोस्तों, यह मैं अपराध पर मेरा ये छठा एपिसोड है। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट, इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप ये रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट उसमें टाइप करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आ जाएगी जो कानून पर है। दोस्तों, अब मैं डीएनए पर आपके समक्ष कुछ न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके बहुत काम आएंगे। ये मैं वीडियो बनाता हूँ लीगल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। और अभी कानून में बहुत परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन का ज्ञान आम जनता को होना ही चाहिए, इसलिए मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आप लाभान्वित हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह ज्ञान प्राप्त होगा, जो नए लोग हैं, कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाए जिससे अभियुक्त का आरोपी को आप सज़ा दिलवा सके, और जो बेगुनाह है उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। ये काम अभिभाषक गण करते हैं। और मेरे मित्रों, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, चोटको वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का है। ऑल इंडिया रिपोर्टर 2022 सुप्रीम कोर्ट 2022 सुप्रीम कोर्ट 4688 का। एक 2022 क्रिमिनल लॉ जनरल है 4579। इसमें पुलिस ने क्या किया था कि सारा इन्वेस्टिगेशन तो किया, चार्जशीट भी प्रस्तुत कर दी, पर जब उसको देखा गया तो उसमें अभियुक्त का मेडिकल जांच ही नहीं करवाई गई। बलात्कार का केस था और अभियुक्त इसके कारण से बरी हो गया। एक केस है जिसमें 6 वर्ष की लड़की का बलात्कार भी हुआ था और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। इसमें है 6 वर्ष की लड़की का बलात्कार व हत्या हुआ था। 2 मेडिकल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे जिनको कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित नहीं करवाया गया था। इनमें से एक दस्तावेज मेमो था जो PW5 ने हस्ताक्षरित किया था, जो डॉक्टर थे जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था। यह मेमो दिनांकित 9/3/2012 का था, जो वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट को संबोधित था। जिला अस्पताल बहाईच का था। मेमो निम्नानुसार थे। इसमें मैं प्रोसिक्यूटर्स का नाम गुप्त रखूँगा, उसका नाम जो भी है योनि XYZ रख देते हैं। योनि इस तरह 2 स्लाइड में XYZ का पुलिस थाना इकोना जिला सरस्वती में किया था। दूसरी रिपोर्ट दिनांक 10/3/2012 है। इसे निम्नानुसार पढ़ते हैं। नमूने को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो यह पाया कि कोई जीवित या मृत शुक्राणु नहीं थे। इस तथ्य के बावजूद कि मेमो दिनांकित 9/3/2012 का आधार PW5 अनेक अभियोजन साक्षी 5 के रूप में परीक्षित किया गया, जिन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं बोला। फिर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट थी, जो जिनको सलवार जांच के लिए भेजी गई थी। उस रिपोर्ट को केस को अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा प्राप्त भी नहीं किया गया। धारा 53 दंड प्रक्रिया संहिता यह है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक की रैंक से कम नहीं हो, उसे इस बात के लिए सशक्त बनाती है कि वह पंजीबद्ध चिकित्सीय अधिकारी को निवेदन करे कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की परीक्षा जांच करे, कि जो यथायोग्य ऐसे साक्ष्य दे सकते हैं जो सुसंगत तथ्यों को सुनिश्चित कर सके। जब कभी इस प्रकार के आरोप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं कि यह विश्वास करने का कारण आधार बनेगा और ऐसे अपराध के कारित होने का साक्ष्य मिलेगा। धारा 53 निम्नानुसार पढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी के निवेदन पर चिकित्सीय अधिकारी द्वारा अभियुक्त का परीक्षण। जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार के किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और उसने ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया है जिसका चिकित्सीय परीक्षण करने से अपराध करने के बाबत ऐसा साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होगा, यह न्यायोचित होगा कि ऐसा चिकित्सीय परीक्षण पंजीबद्ध चिकित्सक के द्वारा ही किया जाएगा। जो पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो ऐसे उप निरीक्षक से कम रैंक का नहीं होगा और किसी अन्य व्यक्ति के जो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है उसके सहयोग से या उसके निर्देशन में ऐसे गिरफ्तारी व्यक्ति की जांच या सुनिश्चित करने के लिए कि उसने कोई अपराध किया है, इस उद्देश्य के लिए ऐसा बल प्रयोग भी किया जा सकता है जो आवश्यक हो। एक बाई एक्ट 25/2005 का अधिनियम 25 के द्वारा असल स्पष्टीकरण के स्थान पर धारा 53 के अंतर्गत रखा गया है, जो इस प्रकार पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण धारा 53 और धारा 54 में निम्नानुसार है। चिकित्सीय रासायनिक परीक्षण के अंतर्गत रक्त के धब्बे
वीर्य, स्वाब्स, ऐसे सेक्सुअल अपराधों में थूक, पसीना, बाल के नमूने और उंगली के नाखून की कतरन को परीक्षण आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग से होगा, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग, ध्यान दीजिए, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और ऐसे अन्य परीक्षण जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसे विशेष केस में न्यायोचित लगता है। रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से तात्पर्य ऐसे चिकित्सक से है जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 क्लाउज बी में परिभाषित के अनुसार अर्हता प्राप्त हो। इसके साथ ही साथ नए स्पष्टीकरण अंतर्गत 2005 के अधिनियम 25 की धारा 53, इसमें धारा 53A को शामिल की गई है। जिस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति को बलात्कार अथवा बलात्कार के प्रयास के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा करने का विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करने से अपराध का कोई साक्ष्य प्राप्त होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए विधिक होगा कि जो अस्पताल में नियोजित हैं, जो शासन द्वारा संचालित है अथवा स्थानीय अधिकारिता के द्वारा संचालित और ऐसी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर घटना स्थल से 16 किलोमीटर पर स्थित कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, किसी अन्य मेडिकल प्रैक्टिशनर को, किसी पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक के पद से कम न हो के द्वारा प्रार्थना करने पर अभियुक्त की चिकित्सीय सद्भावनापूर्वक करेगा और उनके सहयोग से यह निर्देशन में गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण करेगा और आवश्यकता होने पर आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकता है। दूसरा है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे चिकित्सा परीक्षण कर रहा है वह बिना विलंब के ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करेगा और परीक्षण की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण देगा, अर्थात अभियुक्त जो आरोपी उसे लाने वाले का नाम और पता, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर यदि कोई चोट हो तो उसका विवरण या चोट के निशान हो तो जो भी सामग्री अभियुक्त के शरीर से प्राप्त की जाती है उसका विवरण, डिस्क्रिप्शन, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजने के लिए और अन्य सामग्री यथोचित विवरण के साथ रिपोर्ट को ठीक कारणों से कथन करेगा और प्रत्येक कारण पर पहुंचने का कारण कंक्लूजन भी लिखेगा। रिपोर्ट में परीक्षण एग्जामिनेशन शुरू करने के समय और समाप्त करने का समय भी ठीक लिखा जाएगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना विलंब के अनुसंधान अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो इस रिपोर्ट को धारा 173 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 173 के उपधारा 5 के क्लाउज ए के तहत ब के तहत को दस्तावेज का एक भाग के रूप में भेजेगा। यह है जजमेंट था चोटको वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2022, सुप्रीम कोर्ट 4688 और 2022 क्रिमिनल लॉ जनरल 4579 इसमें दिया गया था। अब दूसरा इसमें आगे ये है कि CFSL परीक्षण बाबत संदेहास्पद साक्ष्य, व्यपहरण दिनांक 9/2/2000 को होना बताया गया था। आहत का शव दिनांक 13/2/2012 को प्राप्त हुआ था। PM रिपोर्ट मृत्यु के समय के बारे में अभिनिश्चित, मृत्यु का समय 72 से 96 घंटे के बीच PM में है। पोस्टमार्टम 14/2/2012 को हुआ था। रात्रि को मृत्यु दिनांक 9/2/2012 से 10/2/2012 को रात्रि को हुई थी। शव पर सड़न का प्यूट्रिफिकेशन का चिन्ह नहीं पाया गया था। ऐसी स्थिति में यह अवांछनीय माना गया कि शव 3 दिवस तक पड़ा रहा होगा और किसी ने नहीं देखा होगा। नमूने की रीति व टाइमिंग बाबत आक्षेप भी किया गया था। अभियोजन साक्ष्य 48 PI अस्पताल में उस समय उपस्थित था। अभियोजन साक्ष्य मतलब जो गवाह पुलिस बनाती है उसका 48 नंबर का वो वहाँ था। जबकि दिनांक 14/2/2012 को PM संचालित किया गया था। दिनांक 16/2/2012 को इसलिए शव से नमूनों को संग्रह करने का कोई कारण होना नहीं कहा जा सकता है। अभियुक्त की MLC के दौरान दिनांक 14/2/2012 को RTMR अस्पताल में नमूनों का कलेक्शन व सीलिंग की कार्यवाही हो गई थी। इसके अलावा इंडिका कार की सीट कवरों पर रक्त के धब्बे व वीर्य के धब्बे पाए जाने का तथ्य, जो कि दिनांक 13/2/2012 को जब्त किए गए थे, वह CFSL परीक्षण के लिए भेजे गए थे, को भी अत्यधिक असंभाव्यता एवं अविश्वसनीय प्रकृति का माना गया। अब यह अभिधारण निर्धारित किया गया कि इस बाबत कोई स्पष्ट साक्ष्य होना नहीं पाई गई कि कार की जब्ती से लेकर इसे भी CFSL में भेजे जाने तक किसकी अभिरक्षा में कार रही थी और क्या कार को कथित अवधि के दौरान सील्ड किया था। इस कारण से यह संदेहास्पद माना गया और इसको अभियुक्तों को बरी किया गया। राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट 5661 और 2023 क्रिमिनल लॉ जनरल एक ये केस था और इसमें इनको बरी किया गया था। इसमें लापरवाही किसकी थी ये आप अच्छे से आपको मैं बता चुका हूँ, और अगर ये लापरवाही नहीं की जाती तो उसको निश्चित रूप से सज़ा हो सकती थी। धन्यवाद मित्रों, मैंने आपके समक्ष ये 2-3 साइटेशन प्रस्तुत किए हैं, इससे आपको लाभ होगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अन्य वीडियो आपको देखने मिले। लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। हम आपके लिए बनाते हैं, हमें इससे क्या है, आप लाभान्वित हो, आपको सामान्य ज्ञान प्राप्त हो, लीगल अवेयरनेस आपको हो रही हो तो अच्छा है, कानून की जागृति हो, इसको देश के लिए आप कुछ करते रहे एक अच्छे नागरिक की तरह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।